गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म खान ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और आप में से अधिकांश विद्यार्थी मेरे से रूबरू होंगे और बहुत सारे विद्यार्थी नहीं है रूबरू, तो हो भी जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, हर प्रश्न को हम एक एक तरीके से लेंगे। सबसे पहले आप मुझे सुनेंगे, फिर मैं आपको सुनूंगा, है ना। इस बात को याद रखिएगा, मेरी क्लास का एक नियम है कि सबसे पहले आप मुझे सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको सुनूंगा। ठीक, चलिए। तो ऑलमोस्ट हमारे सभी विद्यार्थी मुझे एक बार दिख रहे हैं। सब मैं आपको बता दूंगा, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, सब चीज़। आज हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ने नहीं आए आज, है ना। नहीं नहीं, आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ने आए, तो बिल्कुल पढ़ने नहीं आए। हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, हर चीज़ों को आपको बताया जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा मुझे सुन लीजिए, 2 मिनट बेटा। अगर आपने मुझे सुन लिया तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से प्रीलिम्स पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एक है इंडियन पॉलिटी और दूसरा है साइंस टेक। ठीक है, 2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप बहुत सारे बच्चे मेरे से प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, अब वो मेंस में पढ़ेंगे। और जो बच्चे अभी प्रीलिम्स में नए आए हैं, वो वापस से प्रीलिम्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो बैच है दोस्तों, वो क्या है, प्री प्लस मेंस है। याद रखिएगा, हमारा जो बैच है वो प्री प्लस मेंस बैच है। याद रखिएगा, कैसा बैच है, प्री प्लस मेंस का हमारा बैच है। और दोस्तों, ये जो बैच है, इस बैच की क्वालिटी क्या है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये जो दोस्तों हमारा प्री प्लस मेंस का बैच है, ये जो बैच, इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर, है ना। इसमें कंप्लीट आपको जो कोर्स कराया जाएगा, 1 साल में कराया जाएगा। इसमें हम आपको प्री भी पढ़ाएंगे, इसमें हम आपको मेंस भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, प्री भी पढ़ाएंगे, और इसमें दोस्तों हम आपको मेंस भी पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, दूसरा रीजन, ये जो बैच है, ये हम टारगेट करेंगे कौन से एग्जाम को, आने वाले प्रीलिम्स को। 2023 में जो प्रीलिम्स होने वाला है, 2023 का जो प्रीलिम्स होगा एमपीपीएससी, 2023 एमपीपीएससी का जो पेपर होगा दोस्तों, जनवरी या फरवरी में, इसको हम टारगेट करके आपको पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, अभी जो अक्टूबर में मेंस होने वाला है, उसको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 महीने मेंस को नहीं कराया जा सकता कंप्लीट रूप से। इसलिए हम 2023 को टारगेट करके आपको कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ाएंगे और कंप्लीट मेंस पढ़ाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से प्री पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टीचरों से उन्होंने प्री को पढ़ रखा है, तो क्या उनको वापस से प्री पढ़ने को मौका मिलेगा? बिल्कुल। जब आपका प्री का एग्जाम होगा, तब आपको प्री पढ़ाया जाएगा। तो हम आपकी तैयारी कैसे कराएंगे? सबसे पहले दोस्तों, हम आपको पढ़ाएंगे मेंस। क्या पढ़ाएंगे? हमारी जितनी भी क्लासेस रहेंगी, सभी क्लासें मेंस की रहेंगी। और दोस्तों, हम मेंस के साथ साथ प्री के उन सभी टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे जो प्री प्लस मेंस में कॉमन है। क्या है? ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो प्री में भी हैं और जो मेंस में भी हैं, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे कॉमन टॉपिक को। और जैसे ही दोस्तों नया नोटिफिकेशन आउट होगा प्रीलिम्स का, जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आएगा, वैसे ही दोस्तों आप कंप्लीट प्री की तैयारी हम कराएंगे, जैसे हम लोगों ने इस बार आपको कराई है। दूसरा रीजन ये है कि 2 तरीके के विद्यार्थी हैं, एक जो मुझे सुनते हैं, और एक है जो मुझे सुनाते हैं, जो मुझे सुनाते हैं अपनी व्यथा को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं पढ़ाता हूं संविधान सभा तो पूछते हैं राष्ट्रपति से क्वेश्चन, जब मैं पढ़ाता हूं राष्ट्रपति तो पूछते हैं संसद से क्वेश्चन, जब मैं पढ़ाता हूं संसद तो पूछते हैं न्यायपालिका से क्वेश्चन, है ना। इस बार मैंने आपको दोस्तों 2022 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में 2 टॉपिक पढ़ाए थे। एक है इंडियन पॉलिटी, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, और दूसरा है साइंस टेक यूनिट 7। एमपीपीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ दोस्तों, इसमें कुल कितने क्वेश्चन आए थे? आप लोगों ने प्री का पेपर तो देखा ही है, पढ़ा ही है। इसमें कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन आए थे। इस 22 में से दोस्तों मैंने आपको 21 क्वेश्चन पढ़ाए थे। 21 क्वेश्चन के आंसर आपके रजिस्टर में लिखे हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो आपको पढ़ाते हैं, और अगर आपने हम पर विश्वास कर लिया, तो आपको सिलेक्शन से इस दुनिया में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बशर्ते आपको 2 चीजें करनी होंगी। क्या? आपको हमें सुनना होगा, और हम जो जितना बोल रहे हैं, अगर आपने उतना कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके प्रमाण है, पुरानी क्लासेस जाकर देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन साइंस का आया है, एक एक पॉलिटी का क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट तक इस बार एमपीपीएससी में हमारे आए हुए हैं।
क्यों? क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम की नीड होती है, जो सिलेबस में लिखा हो। हम फालतू में एक लाइन भी नहीं पढ़ाते आपको, और जो सिलेबस में लिखा है उससे एक लाइन कम भी नहीं पढ़ाते। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे मेंस को, ठीक है, कंप्लीट मेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? जैसे ही आपका मेंस होता रहेगा, क्लासेस प्रॉपर तरीके से सभी टीचरों की चलती रहेंगी। 2-3 दिन के अंदर और भी टीचरों की क्लासेस चालू हो जाएंगी। जैसे आपकी हिंदी की क्लासेस आज चालू हो गई है, इंडियन पॉलिटी चालू हो गई है। इसके साथ साथ अभी क्या हो जाएगा? पॉलिटी चालू हो जाएगी, हिंदी चालू हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर और भी आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो अभी हमारा टारगेट रहेगा मेंस का। अभी हम मेंस क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो मेरी बात को समझना। इशू क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इशू क्या है? अभी बहुत सारे बच्चों ने प्री दिया, ठीक है। जिन बच्चों ने एमपीपीएससी 2022 का पेपर मान लो दिया, ठीक है। पेपर कब हुआ था? पेपर हुआ था 21 मई को। कब हुआ था? 21 मई को पेपर हुआ था। 21 मई को 2022 का बच्चों ने पेपर दिया, और मान लो पेपर नहीं निकला। मान लीजिए कि पेपर कुछ बच्चों का नहीं निकला, ठीक। जिन बच्चों का एमपीपीएससी 2022 का प्री का पेपर नहीं निकला, वो क्या कर रहे होंगे? वो बेटा पता क्या करेंगे? वो वापस से प्री की तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे? वो वापस से प्री की तैयारी करेंगे। कौन से प्री की? आने वाले प्री की, 2023। पेपर कब होगा इस प्री का? इस प्री का पेपर होगा बेटा आपके जनवरी या फरवरी पेपर होगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, और आपको इसका आंसर ना देखकर ही समझ में आएगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या स्थिति है? देखो थोड़ा मैं आपकी कमेंट भी देखते चल रहा हूं। प्री में कुल कितनी यूनिट है? तो सर प्री में कुल आपके यूनिट 10 है। टोटल यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट 10 है कि नहीं है? यूनिट फर्स्ट में हिस्ट्री लिखी है, सॉरी यूनिट फर्स्ट में आपके एमपी लिखा है, यूनिट सेकंड में आपकी हिस्ट्री लिखी है, थर्ड में आपके ज्योग्राफी है। मतलब कुल मिलाकर आपके 10 यूनिट आपको देखने को मिल रही हैं। आप जब इस 10 यूनिट की तैयारी को 5 महीने में नहीं कर पाए, 5 महीने में जब इस 10 यूनिट को नहीं पढ़ पाए, आपका प्री नहीं निकला, अब वापस से प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे बहुत सिंपल सा है कि दोस्तों इस मेंस के एग्जाम में कुल 35 यूनिट है। कितनी? 35 यूनिट है। इस 35 यूनिट को कैसे आप 3 महीने में कर लोगे? कैसे? जब आपका प्री निकलेगा तो आप उस 3 महीने में 35 यूनिट की तैयारी कर लोगे? बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि जब 5 महीने में 10 यूनिट नहीं हो पाई तो प्री नहीं निकला, 35 यूनिट कैसे 3 महीने में हो जाएंगी प्री निकलने के बाद? जैसे मान के चलिए 2022 में जिनका प्री निकला होगा, अक्टूबर में मेंस है, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बाद है मेंस। कैसे पॉसिबल? इस 35 यूनिट को पढ़ना हलवा नहीं है एमपीपीएससी। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? हमारी रणनीति समझो। हमारी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है कि जो एमपीपीएससी 23 के फाउंडेशन बैच में जो बच्चा बैठा हुआ है, जो भी बच्चा बैठा हुआ है, लड़का है लड़की है, ठीक, वो पेपर कब देगा? वो पेपर देगा जनवरी में प्रीलिम्स का, जनवरी और फरवरी में प्रीलिम्स का। अभी क्या चल रहा है? अभी सर जून चल रहा है। क्या चल रहा है? जून चल रहा है। अभी हम उसको क्या पढ़ाएंगे? अभी जो 35 यूनिट है, 35 यूनिट है मेंस की, उस मेंस का हम कम से कम 50% मेंस प्रीलिम्स होने से पहले ही उस बच्चे को पढ़ा देंगे, जिस बच्चे को पेपर देना है जनवरी और फरवरी में। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यह होगा कि जब इस लड़के का प्री क्वालिफाई होगा तो ये लड़का स्वतंत्र रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसने 50% मेंस पहले ही पढ़ लिया है। अब कितना परसेंट मेंस पढ़ना है? मात्र 50% प्री निकलने के बाद। समझ में आया? तो जब 50% मेंस प्री निकलने के बाद आपको पढ़ना है, तो फिर बताओ कौन है जो आपके मेंस को आपको रोक देगा? क्योंकि ये 35% नहीं, यहां पर हम 50% जब आपको मेंस पढ़ाएंगे ना, इतने तरीके, इतने शानदार तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग होने वाली बेटा खान ग्लोबल स्टडीज में, कि आप जब खुद समझोगे कि सर आप लोगों ने बहुत डिटेल से चीजें पढ़ाई हैं। और मैं दूसरी चीज हमेशा कहता हूं कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सभी टीचर पर एक बात रखें, विश्वास। अगर आपको हम पर विश्वास है तो दोस्तों हम अपना 100% आपको देंगे।
अगर जिस बच्चे ने प्रीलिम्स पर हम पर ज़्यादा पूरा भरोसा किया होगा कि जो सर पढ़ाएंगे हम वही पढ़ेंगे, तो उसको प्री का रिजल्ट इस बार दिख गया है। चाहे एमपी वाले सर ने आपको पढ़ाया हो, चाहे आपको करंट अफेयर्स वाली मैडम ने कुछ पढ़ाया हो, चाहे मैंने आपको पढ़ाया हो, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में था। बशर्ते विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास कर लेंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, हमने अपना कोर्स फरवरी में लॉन्च किया था, है ना, और मई में पेपर था। मात्र 3.5 महीने में हमने 2022 के प्रीलिम्स को टारगेट करके पढ़ाया था। तो बशर्ते आपको विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी रीजन में हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर मैं अपना 100% प्री में देता हूं तो मैं आपको 501% मेंस में देता हूं, क्योंकि मेंस में है चीजें सेलेक्टेड, और जितना बोल देता हूं ईश्वर की कृपा से अभी अभी तक वही मेंस में आया है। और आप लोगों ने देख लिया कि जो मैं बोलता हूं वही प्री में आया है। आप इसके प्रमाण हैं, अभी पेपर देकर आए हैं, तो वही प्रमाण ये है कि जितना आपको हम मेंस में पढ़ाएंगे उतना पढ़ते चलिए विश्वास के साथ कि सर ने जितना पढ़ा दिया है, सर ने जो बोला है, अगर हमने उतना कर लिया तो 2023 फाउंडेशन बैच से हम क्लास में डिप्टी कलेक्टर को निकाल लेंगे। इसी क्लास में आप में से कोई विद्यार्थी डिप्टी कलेक्टर निकलेगा, बशर्ते उसे क्या करना है, चीजों को रेगुलर करना है। सिलेक्शन की 2-3 चीजें हैं। सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, रेगुलर अपनी कमियों को कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसा है कि सर ने ऐसा पढ़ा दिया, वैसा पढ़ा दिया। अरे भाई, सर से क्या लेना देना, आपको अपने से लेना देना है ना। आपको अपना एग्जाम निकालना है कि सर का एग्जाम निकालना है। सर तो वैसे ही मेंस दे रहे हैं, टेंशन की क्या बात है। आपको अपना मेंस की देखना है कि भैया हमको मेंस देना है कि नहीं देना। बात समझ रहा हूँ। सर पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि सर पर रिसर्च करने बैठ जाए, हमें अपने पर रिसर्च करना है। हमें रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना है, रेगुलर टेस्ट देना है, और रेगुलर अपनी कमियों को निकालना है कि भैया मेरे अंदर क्या कमियां है। हम क्या करते हैं, हम सर की कमियां निकालने बैठ जाते हैं कि ये टीचर ने हमको ऐसा पढ़ाया, इस टीचर ने हमको वैसा पढ़ाया। हमें अपनी कमियों पर फोकस करना है, ठीक है। दूसरा, ये जो फाउंडेशन बैच हमारा है, इसमें आप कई बार क्लासेस रेगुलर नहीं ले पाते तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था रिकॉर्डेड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे। ये जो बैच है दोस्तों, ये 0 से शिखर तक का है। कहां से? 0 से शिखर, मतलब हम आपको इसमें 0 से पढ़ाएंगे और 100% चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। 0 से लेकर शिखर तक आपको ये पढ़ाएंगे। 2023 टारगेट करके हम बैच पढ़ाएंगे। 2023 में जो प्रीलिम्स होने वाला होगा, अब अगला प्रीलिम्स होगा, उसकी हमारी पूरी प्लानिंग है कि कैसे आपको प्री पढ़ाना है, कैसे मेंस पढ़ाना है, और कैसे आपको इंटरव्यू तक सेलेक्ट कराना है। ये हमारी पूरी प्लानिंग है 2023 में। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 2023 में एग्जाम देंगे? हाँ, फाइनल ईयर वाला दे सकता है। एज होनी चाहिए 21। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मेरा इस मेंस के बैच में क्या आपको योगदान रहेगा और हम क्या क्या इस मेंस के बैच में चीज़ों को करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था। क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्था। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप सभी को सिलेबस वगैरह पता है? थोड़ा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें। 1 मिनट हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं अपनी तरफ में आता हूं। 1 मिनट। देखो भैया, एमपीपीएससी प्री के बारे में आपको पता है? नहीं पता तो मैं जीरो थोड़ा सा कुछ चीजें आपको बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से, है ना। देखो मेरे विद्यार्थी, अगर हम प्री की बात करते हैं तो प्री की अगर हम बात करें तो प्री में कुल मिलाकर आपके 10 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार कुल मिलाकर आपके 10 यूनिट देखने को मिलती हैं प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स की दोस्तों अगर हम बात करें, प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार 200 नंबर का पेपर होता है जीएस का, और इसमें 200 नंबर का पेपर होता है एप्टीट्यूड का, ठीक है। सेकेंड पेपर में आपको 40% मार्क्स चाहिए, जो एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है। और पहला जो पेपर होता है वो आपके लिए जीएस का पेपर होता है, जहां पर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह सब करते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह सब पढ़ते हैं। तो ये प्री का टेस्ट होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स का पेपर जब आप क्वालिफाई करते हैं उसके पश्चात ही दोस्तों आप मेंस की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मेंस में जाते हैं, ठीक है ना। अब मेंस समझ लो थोड़ा सा, कोई मैसेज नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि मैं क्लास में ही ब्लॉक करा देता हूँ ज़्यादा मैसेज करने वालों को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आप मुझे सुनिए, ठीक है।
पहले सुनने की कोशिश करिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। कमेंट सेक्शन छोड़ दीजिए, मेंस को समझिए, मेंस में कैसे पेपर होते हैं, और मेंस की मैं आपको रणनीति बताता हूँ। कॉपी पेन लेकर बैठना, प्रवचन सुनने क्लास में नहीं आए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉपी पेन ले लीजिए, समझिए, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आज से आपकी रेगुलर अब जो पढ़ाई होगी वो मेंस को लेकर होगी। अगर आपको कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता उसे बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, जो व्यक्ति सीखने आया है उसे बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, पर जो व्यक्ति अपने अंधकार में ज्ञान को लेकर आया है उसको कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, उसको कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। इस बात को याद रखिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेंस में एक एक चीजों को आपको समझना है। कॉपी पेन ले चलिए और समझिए। मैं आपको थोड़ा मेंस के कुछ बारे में बता देता हूँ। मेंस में आपके कुल कितने पेपर होते हैं लाला? मेंस में आपके कुल होते हैं 6 पेपर। कितने पेपर होते हैं? 6। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। कुल कितने पेपर हो गए? 6 पेपर हो गए, ठीक है। अगर आप सिलेबस को थोड़ा सा देखेंगे ना तो हर पेपर जो है ये सेक्शन में बटा हुआ है। मतलब पेपर फर्स्ट को अगर आप उठाकर देखेंगे तो पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए को आप उठाकर देखेंगे तो पार्ट ए का जो पूरा पोर्शन है वो हिस्ट्री है, और पार्ट बी का जो पूरा पोर्शन है वो है जियोग्राफी है। क्या है? जियोग्राफी है, ठीक है। पार्ट बी की बात करता हूं तो पार्ट बी के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 है, पार्ट बी है। पार्ट ए की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो पार्ट ए में अगर हम देखें तो पार्ट ए में हमें देखने को मिलता है आपके इंडियन पॉलिटी। क्या? इंडियन पॉलिटी। और पार्ट बी की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है, प्लस सोशोलॉजी देखने को मिलता है, प्लस आपके तो हेल्थ वगैरह भी देखने को इसमें मिल जाता है। पेपर नंबर 3 की हम बात करें तो पेपर नंबर 3 में कुल आपके 10 यूनिट दी गई हैं। 1 यूनिट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10। ये जो पूरा पेपर होता है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। पेपर नंबर 3 कंप्लीट पेपर नंबर जो 3 है ये आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से देखने को मिलेगा, ठीक है। पेपर नंबर जो 5 है दोस्तों ये एथिक्स का पेपर है, नीति शास्त्र जिसे आप कहते हैं, इसका पेपर है, एथिक्स का पेपर है। और पेपर नंबर 5 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पेपर नंबर जो 5 है ये हिंदी का पेपर है। और पेपर नंबर जो 6 है किसका पेपर है? तो दोस्तों ये एसे का पेपर है। किसका पेपर है? एसे का पेपर है। समझने की कोशिश करिए, थोड़ा लिखना छोड़ दो, समझो। कितने पेपर होते हैं मेंस में? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पेपर हो गए। पहला पेपर कितने नंबर का होता है दोस्तों? तो पहला पेपर होता है 300 नंबर का, ठीक है, जिसमें से पार्ट ए है 150 नंबर का और पार्ट बी है 150 नंबर का। पेपर नंबर 2 कितने का होता है? पेपर नंबर 2 भी 300 का होता है, जिसमें से पार्ट ए है 150 नंबर का, पार्ट बी है 150 नंबर का। पेपर नंबर 3 जो होता है ये होता है 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और पेपर नंबर 4 कितने नंबर का होता है? ये होता है 200 नंबर का। हिंदी कितने नंबर की होती है? हिंदी होती है 200 नंबर की। और ए से कितने नंबर का होता है दोस्तों? ए से होता है 100 नंबर का। इस प्रकार आप मिलाकर मेंस कितने नंबर का करते हैं? तो मेंस देते हैं 1400 नंबर का। आपका मेंस का पेपर कितने नंबर का होता है? मेंस का पेपर होता है 1400 नंबर का। कितने नंबर का? 1400 नंबर का, ठीक। कितने नंबर का? तो मेंस होता है दोस्तों आपके 1400 नंबर का। देखिए आप लोग मेरी क्लास में बैठ कर ना फालतू के मैसेज कर रहे हैं। अभी मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, पहले समझ लो। मैं आपके कमेंट सेक्शन को लूंगा, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न होंगे, सर कैसे क्या करना है सब बताऊंगा, चिंता मत करो। 2 मिनट मुझे सुन लो, है ना। क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जितना पहले बता दूं वही नहीं पता होगा आप लोग को। मेंस के सिलेबस ही नहीं पता तो लेना क्या है बुक? पहले सिलेबस तो पता कर लो कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वही हमें पता नहीं है। ये हाल है एमपीपीएससी के बच्चों का कि एमपीपीएससी के बच्चों को 10 यूनिट प्री की याद नहीं, उनको सिलेबस ही नहीं याद है कि हमारे प्री का सिलेबस क्या है, और एमपीपीएससी की तैयारी 5 साल से कर रहे हैं। ये तो स्थिति है, दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश के बच्चों की, कि हम प्री की अगर हम सिलेबस पूछ लें तो सिलेबस ही नहीं उनको याद है कि इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक लिखे गए हैं, सिलेबस में क्या क्या लिखा गया है। तो पहले सिलेबस को तो जान लो,
जिस मंजिल को पाना उस मंजिल के बारे में तो जान लीजिए। अभी मैंने क्या बोला कि थोड़ा 2 मिनट मुझे सुनने की कोशिश करिए। अभी आप बीच में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपनी योग्यता का परिचय 2 मिनट थोड़ा देर दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। समझ में आया? कितने पेपर हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितने नंबर के हो गए? 3 3 3 कितने हो गए? 900 नंबर। और लास्ट के 2 2 और 100 कितना हो गया? 500। मेंस कितने नंबर का हो गया? 1400 नंबर का मेंस हो गया। इस 1400 नंबर के जब मेंस की दोस्तों हम बात करते हैं तो यहां पर 2 चीज समझिएगा। पेपर नंबर जो फर्स्ट हुआ ना दोस्तों, ये पेपर नंबर जो फर्स्ट है ये आपके 300 जो नंबर का हो गया। पेपर नंबर सेकंड ये भी आपके 300 नंबर का हो गया। पेपर नंबर थर्ड ये भी आपके 300 नंबर का हो गया। पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 ये आपके 200 वर्ड्स का हो गया, 200 मार्क्स। ये भी 200 का हो गया। और ऐसे वाला जो पेपर नंबर 5 हो गया ये 100 नंबर का हो गया। इस प्रकार मिलाकर आपका जो मेंस हो गया ये टोटल राउंड फिगर जाता है 1400 नंबर का। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो अपने जीवन काल में 60% लाए होंगे, लाए हैं। हो सकता है कि आपने अपने जीवन काल में 90% भी लाए होंगे, कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे। पर मैं एवरेज विद्यार्थी की बात कर लेता हूं कि एवरेज हमारी क्लास में होगा विद्यार्थी 70% वाला। मतलब मोस्टली विद्यार्थी 70% तो हमेशा लाया हुआ है। ठीक है, 60%, 70% मान के चलो, मान लो 65% भी लाए होंगे। दोस्तों अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी में 60% ला दीजिए, कितने परसेंट? 60 से लेकर 65% ला देंगे अगर आप इन पूरे पेपरों में, तो आप मध्य प्रदेश में टॉप कर जाएंगे। आपकी एमपीपीएससी में टॉप 1 रैंक लग जाएगी। क्या लग जाएगी? टॉप 1 रैंक लग जाएगी। सर क्या बात कर रहे हो, मात्र 60% से? मैंने कहा हाँ, मात्र 60% से आप टॉप 1 रैंक कर लोगे। क्योंकि एमपीपीएससी के एग्जाम में 90-95% वाले देखते ही रहते हैं, 90-95% वाले देखते ही रहते हैं। मैंने हमेशा पढ़ाते समय क्या कहता हूं आपसे कि हमारी क्लास का वो बच्चा जो कभी मैसेज नहीं करता और अचानक से जब उसका प्री निकलता है तो आके मिठाई खिलाता है कि सर प्री निकल गया, अचानक से मैसेज करता है कि सर प्री में 91 नंबर है, कभी मैसेज नहीं है कि कमेंट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि सुनने की आदत उनके अंदर बहुत अच्छी है। और ऐसा ही इस बार हुआ, पेपर हुआ इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, और हम 2-3 ऐसे बच्चों से मैंने रूबरू पर्सनली भी मिला जिनके 91, किसी किसी के 88 नंबर भी आए हुए हैं। आपको इसमें 60 से 65% चाहिए तो आप एमपी में टॉप कर जाएंगे। 1400 नंबर में अगर आपके 800 रहे या 850 नंबर है, किसमें? रिटर्न एग्जाम में। किसमें? रिटर्न एग्जाम में। तो दोस्तों इस 1400 में आपको 800 नंबर लाना है। सर 800 तो बहुत सरल है, ना ये कठिन है और ना ही ये सरल है। सर कैसी बात कर रहे हो? ना ही ये कठिन है और ना ही ये सरल है, तो सर क्या है फिर? इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। दोस्तों मैं आपको बहुत बारीकी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं लगातार एग्जाम दे रहा हूं आपको, है ना। मैं एक टीचर भी हूं पर मैं एक विद्यार्थी के रूप में भी एग्जाम दे रहा हूं एमपीपीएससी का। इस बार का भी मेरा मेंस है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि वो खिलाड़ी आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझा पाएगा जो स्वयं खेल रहा हो इस समय एग्जाम को। अगर आप एमपीपीएससी के ऊपर के 3 पेपर को देखोगे, 3 3 9 कितने नंबर के पेपर के 3 नंबर, ये तीनों पेपर 900 नंबर के हो गए, 900 नंबर के। और अगर इस 900 नंबर में दोस्तों आप 500 नंबर लाते हैं, कितने नंबर ले आते हैं रिटर्न एग्जाम में? 500 नंबर ले आते हैं। और लास्ट के पेपर को देखिए, 2 2 और 1, कुल मिला के 500। अगर इस 500 में रिटर्न एग्जाम में आप 300 नंबर ले आ लेते हैं तो 500 और 300 को अगर हमें मिला दूं तो ये स्कोर हो जाता है 800। कितना हो जाता है? 800 स्कोर हो जाता है।
और दोस्तों आपका जो इंटरव्यू होता है, क्या होता है? इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू दोस्तों आपके होता है 175 नंबर का। कितने नंबर का? 175 नंबर का, 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। मेंस कितना होता है? मेंस होता है 1400 नंबर का। अगर मैं मेंस में 1400 में 175 नंबर को जोड़ दूं तो ये हो जाता है 1575। तो इंटरव्यू और मेंस मिलाकर कितना हो गया? 1575। इंटरव्यू दोस्तों आप देने जाते हैं तो आपने भी बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि इंटरव्यू में नहीं हुआ। सुना है? लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में भैया का सिलेक्शन नहीं हुआ। लोग ये क्यों नहीं बताते कि इंटरव्यू से सिलेक्शन कभी नहीं होता, सिलेक्शन होता है मेंस से। सर कैसे मेंस से होता, थोड़ा समझा दीजिए। हमने तो सुना है कि भैया का इंटरव्यू में नहीं हुआ था, इंटरव्यू में भैया इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में भैया का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो भैया के मेंस में नंबर कभी कम रहे होंगे ना। सपोज दैट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 2 मिनट रुकिएगा। देखो, अगर एक बच्चा है, 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बॉय है जिसका नाम है राम, हमारी क्लास में कोई राम तो नहीं है, और एक लड़का है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। राम और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही पेपर देने गए, ठीक है। राम और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही एमपीपीएससी का पेपर देने गए जो होने वाला है 2023 में, ठीक। दोनों ने प्री निकाला, दोनों ने मेंस का पेपर दिया, पर राम को मेंस के एग्जाम में 840 नंबर मिले। रिटर्न एग्जाम में, मेंस का पेपर हुआ, मेंस में उसके बेटा कितने नंबर थे? 840 नंबर थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मेंस दिया तो अलाउद्दीन खिलजी के मेंस में जो नंबर थे वो थे 750। दोनों किस कैटेगरी से थे? तो दोनों ही जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं। राम भी जनरल कैटेगरी से ही आ रहा है, जनरल का बच्चा है, और अलाउद्दीन खिलजी भी जनरल का ही बच्चा है। राम जब इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू में उससे, जब इंटरव्यू कितने नंबर का? 175 नंबर का। इस इंटरव्यू में क्या हुआ, जब राम से क्वेश्चन पूछा गया तो राम बहुत सारे प्रश्नों का आंसर दे ही नहीं पाया। राम बेचारा डर गया, पहली बार इंटरव्यू देने गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा इंटरव्यू था तो अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि इंटरव्यू भैया कैसे टैकल करते हैं। इस दोनों इंटरव्यू में कितने नंबर कंपलसरी कि आपको आयोग देगा? तो 90 नंबर तो दोस्तों बेटा आपको मिलना ही मिलना है। कितने? 90। 90 से कम नहीं मिलेगा, ये कंपलसरी है, आयोग का डिसीजन है। 90 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो राम को इसमें मिले 100 नंबर और अलाउद्दीन खिलजी को इंटरव्यू मिल गए 120 नंबर। कितने? 120 नंबर। तो मेरा प्रश्न यह है कि राम और अलाउद्दीन खिलजी में किसे ज्यादा नंबर मिले? तो आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी को तो 120 नंबर मिले, राम को कम मिले। मैंने कहा मेंस में राम के कितने थे? बोले 840। मैंने कहा 840 में 100 जोड़ो, तो कहेंगे सर आप 940 हो गए। किसके? राम के, मेंस और इंटरव्यू मिला के। और अलाउद्दीन खिलजी कितने हो गए? अलाउद्दीन खिलजी के 750 और 120 जोड़ दो, 7 5 6 7 और 7 1 8, कितने हो गए? 870। अलाउद्दीन खिलजी को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर मिलने के बावजूद भी इसके नंबर है 870, और राम को इंटरव्यू में नंबर कम मिलने के बावजूद भी इसके नंबर है 940। बताओ कौन सेलेक्ट होगा? सर राम सेलेक्ट होगा, क्योंकि राम के नंबर है 940। हो सकता है 940 में वो एमपी में टॉप फर्स्ट या सेकंड रैंक लगा दे। तो क्या इंटरव्यू का प्रभाव पड़ा? सर एक बात तो समझ में आ गई। मैंने कहा क्या समझ में आई? कि सर अगर मेंस में अच्छे नंबर है ना, तो अगर इंटरव्यू में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो संभाल लेंगे। मैंने कहा बेटा तुम नींव समझ गए एमपीपीएससी की, यही तो नींव है, यही तो जड़ है एमपीपीएससी की। कि अगर जिस व्यक्ति ने मेंस में रगड़ के लिख लिया, रगड़ के मेंस की तैयारी कर ली, तो इंटरव्यू केवल औपचारिक रूप से रहेगा, केवल औपचारिक रूप से। बात समझ में आ गई? तो इंटरव्यू का क्या महत्व है। और दोस्तों जब आप इतना प्री में पढ़ के जाते हैं, इतना मेंस पढ़ के जाते हैं, तो इंटरव्यू आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है कि वो आपसे पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी विजय की, अशोक एक राष्ट्रीय सम्राट था कि नहीं। ये सब मेंस के क्वेश्चन है। वहां इंटरव्यू में केवल आपके व्यक्ति का परीक्षण होता है। वो आपसे कभी नहीं पूछता कि आपकी शर्ट में कितनी बटन है, दीवार के पीछे पेंड में कौन सा रंग होगा, ये कभी नहीं क्वेश्चन आते है ना। यूट्यूब देखकर इंटरव्यू की तैयारी मत करना। समझ में आ गया ना? वो बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े प्रश्न होते हैं, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए मैंने आपको चीजें समझा दी। बात समझ में आ गई? तो किस पर फोकस करना है आपकी पूरी तैयारी में? अर्जुन को जिस प्रकार चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार आपको इस पूरी तैयारी में मेंस को अपने आप को पकड़ के चलना है। क्योंकि आपके प्री निकलने के बाद अगर आपके मेंस में बेटा 850 नंबर आ गए और आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, मैं जनरल वाले को बोल रहा हूं, अगर आप ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में अगर आपने इतनी मेहनत कर ली ना दोस्तों, तो दोस्तों आपको एमपी में कोई भी टॉप करने से नहीं रोक सकता।
और आप जैसे बच्चे ही टॉप करते हैं, आप जैसे बच्चे ही सिलेक्शन लेते हैं। कोई दूसरा बच्चा दूसरे ग्रह से नहीं आता है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया हो। समझ में आ गया? आपके बहुत प्रश्न थे कि सर ऐसा वैसा कैसे होता है, तो मैंने आपको भी बेटा बेसिक चीजें बता दी कि मेंस क्या है, प्री क्या है, इंटरव्यू क्या है। प्री होता है आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, तो 200 नंबर में 200 नंबर का आपके प्रीलिम्स होता है। मेंस होता है 1400 नंबर का। आप टारगेट करो कि मेरे को 1000 नंबर लाना है, हर हाल में लाना है, उतनी मेरे को मेहनत करनी है, तो मैं दिन रात मेहनत करूंगा। दूसरा रीजन, अब हमारी प्लानिंग क्या होगी, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों समझो, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, आपको भी जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, वो अपने आप में एक विशेष बेहतर टीचर होंगे। हर क्षेत्र में लगभग कम से कम 10-12 वर्षों का अनुभव है, चाहे पेपर नंबर 4 हो, चाहे पेपर नंबर 5 हो, चाहे पेपर नंबर 6 हो। तीन चीज समझने की कोशिश करिएगा। शुरुआत का पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पेपर आपको एमपीपीएससी में सेलेक्ट कराते हैं। मेरी लाइन को ध्यान से सुनना और इस लाइन को अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना कि शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा पेपर आपको एमपीपीएससी में सिलेक्शन दिलाता है। पहला, दूसरा, तीसरा एमपीपीएससी में सिलेक्शन दिलाता है, और चौथा, पांचवा, छठवां आपको एमपीपीएससी में पोस्ट दिलाता है। सर ये क्या बात है, मतलब समझ में नहीं आया। शुरुआत के 3 पेपर में आपने कहा कि ये तीनों पेपर आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, और लास्ट के 3 पेपर आपको पोस्ट दिलाते हैं। सर मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए। समझो समझो मेरे रसगुल्लो। दोस्तों जब पहला पेपर होता है, पहले पेपर में 300 नंबर का रहता है, दूसरा पेपर भी 300 नंबर का रहता है, तीसरा पेपर भी 300 नंबर का रहता है। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा, समझने की कोशिश करिए। पहला पेपर 300 नंबर का होता है, मतलब पहले पेपर में 150 नंबर की आती हिस्ट्री, 150 नंबर की ज्योग्राफी, 150 नंबर की पॉलिटी, 150 नंबर का आपके इसमें आ जाएगा इकोनॉमिक्स वगैरह। और पेपर नंबर 3 जो है, इसमें कुल 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है, और हर यूनिट आनी है 30 नंबर की। तो 10 यूनिट इंटू 30 करिए, तो कुल मिलाकर ये पेपर हो जाता है 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 नंबर का। अब मेरी बात को समझो बेटा, आपको शुरुआत के जो 300 नंबर है ना, इस 300 नंबर में आपका टारगेट होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट हिस्ट्री में 150 नंबर की हिस्ट्री आ रही है, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सर हर हाल में मुझे इस पेपर में 90 नंबर तो लाना ही लाना है। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे 2018-17 में जिन्होंने 150 में 100 नंबर भी लाए। तो जब आपकी हिस्ट्री में 150 में 90 नंबर आ रहे हैं, और आपने ज्योग्राफी में भी यही कमांड बना ली कि यहां पर 90 नंबर ले आए, कितने हो गए? पहले पेपर में आपने 180 का स्कोर कर दिया 300 में, 90 180 होता है कितने में? 300 में। दूसरा पेपर है पॉलिटी। पॉलिटी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, इतने शानदार तरीके से आप पॉलिटी पढ़ने वाले हैं कि मैं गारंटी देता हूं आप इसमें से 120 भी ला सकते हैं, पर मैं आपको 90 नंबर ही मान के चलता हूं कि आप इसमें 90 नंबर ही अपने आप को जोड़ो। जब आप पेपर देने केगा ना, फिर आप बताना। इकोनॉमिक्स, आप इसमें आराम से 90 नंबर यहां स्कोर कर सकते हो। आपको शुरुआत के 3 पेपर में बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, दिन रात चीजों को करना है। आसान नहीं है 90 नंबर जो मैंने लिख दिया है इसके लिए, पर ये कठिन भी नहीं है। लोग यहां पे 100-100 नंबर लेकर आते हैं। अब मेरी बात को समझो, 90 यहां पर हो गया आपके लगभग 360, हो गया कि नहीं हुआ? 9 का पहाड़ आता है, 9, 18, 27, 36, 360 हो गया है। अब पेपर नंबर 3 है 300 नंबर का। पेपर नंबर 3 बेटा ब्रह्मास्त्र है। कैसा ब्रह्मास्त्र है कि जब युद्ध हुआ करता था, तो जब शत्रु नहीं जीत पाता था तो ब्रह्मास्त्र चलाता था। इसमें कुल मिलाकर 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट पेपर नंबर 3 में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और मैंने अपना पहले परिचय दे दिया कि पेपर नंबर 3 साइंस टेक्नोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा। पर इस पेपर को पढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे टीचरों को एक साथ लेकर हम पढ़ेंगे। इसमें कुल मिलाकर 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। थोड़ा मैं परिचय बता देता हूं 10 यूनिट का। पहली यूनिट में दोस्तों आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्वास्थ्य,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पर्यावरण इन्वायरमेंट और जियोमॉर्फोलॉजी, कुल मिलाकर 10 यूनिट है। इस पेपर नंबर 3 में मैं आपको केवल 3 यूनिट पढ़ाऊंगा। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इसमें से मैं आपको इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा और इसमें से आपको मैं हेल्थ पढ़ाऊंगा। इस प्रकार इस एमपीपीएससी के सिलेबस में, पूरे सिलेबस में मैं आपको 7 यूनिट पढ़ाऊंगा। 7 यूनिट मतलब एक यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, कुल मिलाकर 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो मतलब 210 नंबर का मैं आपको मेंस पढ़ाऊंगा। 1400 नंबर में आपको 210 नंबर का मेंस अकेले मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। मेरे पक्ष में 7 यूनिट है, ठीक है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से पेपर नंबर 3 पूरा भी पढ़े हैं, अकेले भी मैंने पेपर नंबर 3 पढ़ाया है, ये 10 यूनिट है ना, जो पढ़े हैं वो जानते होंगे, ठीक। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। क्या होता है, साल भर बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है, साल भर बच्चा पॉलिटी पढ़ता है, साल भर बच्चा क्या पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, पर वो कभी साइंस नहीं पढ़ता और साइंस में हो जाता है बली का बकरा। मेरे दोस्तों, इस 300 नंबर में थोड़ा एमपीपीएससी 2020 का पेपर उठाकर देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये पेपर अपने आप में कितना हाइब्रिड लेवल का पेपर बनाता है। सर मैं हाइब्रिड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चा आधे अधूरी चीजों को पढ़ के जाता है। जैसे मान लीजिए पेपर नंबर 3 में साइंस है, साइंस में लिखा है कोशिका, तो बच्चा क्या है, कोशिका पढ़ के जाता है। जैसे मेंस में लिखा है कोशिका, मान लो टॉपिक है कोशिका लिखा हुआ है, तो बच्चा कोशिका में क्या पढ़ के जाएगा बताइए। तो बच्चा पढ़ के जाता है कि कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना के बारे में समझाइए, एक क्वेश्चन पढ़ के चला गया। अब इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक डायमेंशनल समझो, डायमेंशनल समझो कि आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो लिखा है सिलेबस में कोशिका, सिलेबस में लिखा है पेपर नंबर 3 देखना बायोलॉजी में। अब नॉर्मल अपने से तैयारी करने वाला बच्चा क्या पढ़ेगा, अपने से पढ़ के जाएगा भैया कोशिका क्या है, कोशिका की संरचनाओं के बारे में वर्णन करिए। पर एक टीचर जिन्होंने अपने जीवन के बहुत समय इसमें दिया, वो क्या पढ़ाएंगे आपको, वो पहला क्वेश्चन पढ़ाएंगे कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका को समझाइए, कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्रों के द्वारा वर्णन करना है। पहला क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा, कोशिका क्या है, समस्त कोशिकांगों का वर्णन करिए, जितने भी कोशिका के अंग है इनका वर्णन करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, तीसरा क्वेश्चन बनेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। चौथा क्या क्वेश्चन बनेगा, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में अंतर लिखिए, एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव में अंतर लिखिए। चौथा क्या क्वेश्चन बनेगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या बनेगा, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। छठवां क्वेश्चन क्या बनेगा, डीएनए क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल समझाइए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल समझाइए। ये क्वेश्चन हो गया हाइब्रिड। क्या हो गया, हाइब्रिड। सिलेबस में क्या लिखा था, कोशिका, कहां पहुंचा दिए, डीएनए। और अब कहोगे सर पेपर तो गड़बड़ हो गया। हमने कहे गड़बड़ हो गया, सर सिलेबस में लिखा था डीएनए और पूछ रहा है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, सिलेबस में तो कोशिका लिखी हुई है। तो मैंने कहा बेटा कोशिका लिखी हुई है तो पता होना चाहिए कि वो हाइब्रिड पूछेगा। एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बन गए। बेटा हमको अंग्रेजी नहीं आती है ना, हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे, कंटेंट आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, ठीक, समझ में आ गया। तो एक चीज से कितने सारे प्रश्न यहां पे बन गए, ये चीज अगर आप समझ गए तो एमपीपीएससी कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, एक टॉपिक का एग्जांपल है। मैं कोशिका नहीं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी वाली मैडम आपको अलग से पढ़ाएंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स और पॉलिटी। समझ में आई बात यहां तक, ये कहने के तात्पर्य क्या है। तो यहां पर ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब लास्ट के देखिए, शुरुआत के 3 पेपर में अगर आपने इस 300 में, देखो इस 300 में ज्यादा से ज्यादा लोग स्कोर करते हैं 200। हर्षल चौधरी ने 200 स्कोर किया था, सिलेबस अभी चेंज हुआ है, अब पेपर थोड़ा हाइब्रिड जा रहा है, तो इसमें अगर आप 170 का भी स्कोर करते हैं, 180 का भी स्कोर बनाते हैं, तो कुल मिलाकर शुरुआत के 3 पेपर में आपके 540 नंबर आते हैं और आपको यहां पे 500 ही नंबर चाहिए। और लास्ट के जो 3 पेपर होते हैं जो 500 नंबर के, जिसमें से आराम से एथिक्स में, हिंदी में
और निबंध में बड़े प्रेम से 300 नंबर लाया जा सकता है। तो 500 में और 300 मिला दीजिए तो कुल मिलाकर 800 नंबर का आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं बड़े प्रेम से। और अगर आपने ये स्कोर कर दिया तो आप आराम से एमपीपीएससी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया दोस्तों कि एमपीपीएससी का जड़ क्या है और हमें किस प्रकार से चीज़ों को समझना है। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर नंबर सेकंड पार्ट ए। पेपर नंबर सेकंड पार्ट ए की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पेपर नंबर सेकंड पार्ट ए में कुल मिला के कितनी यूनिट दी गई है? 5 यूनिट। कितनी है? 5, जिसमें से मैं केवल आपको 4 यूनिट पढ़ाऊंगा। एक यूनिट है जिसका नाम है लोक प्रशासन। क्या नाम है? लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन जो है आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। जो लोक प्रशासन है ना आपके सिलेबस में, इस लोक प्रशासन को दूसरे टीचर आपको पढ़ाएंगे। बाकी 4 जो यूनिट है पॉलिटी की, वो पॉलिटी की यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इंडियन पॉलिटी की 4 यूनिट, पेपर नंबर 3 की कुल मिलाकर 3 यूनिट। इस प्रकार मैं आपको एमपीपीएससी के सिलेबस में कुल 7 यूनिट पढ़ाऊंगा। कितनी यूनिट? 7। तो टोटल जो हमारी यूनिट है ये है 7। अब एक बात समझिए, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम बायोलॉजी पढ़ लें, फिजिक्स छोड़ दें क्या? क्योंकि सर समझ में नहीं आता सर, याद ही नहीं होता सर, कैसे करें सर? तो एक बात को जान लेना बेटा, हर यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन आना है। कितने नंबर का? 30 नंबर का। सर क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा, अगर आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है ना तो बायोलॉजी से भी 30 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। और आपको केमिस्ट्री बहुत बेकार लगती है ना तो उससे भी 30 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो मतलब सर पूरा पढ़ना है तो ही सिलेक्शन होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये छोड़ दें क्या, इसको पढ़ लें क्या, उसको पढ़ लें क्या, क्योंकि जो फेवरेट है उससे भी 30 नंबर का ही आना है और जो बहुत बेकार लगती है उससे भी 30 नंबर का ही क्वेश्चन आना है। समझ में आ गया प्रॉपर? चलो अब थोड़ा समझते हैं, हम सिलेबस की चर्चा कर लें। तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी में यूनिट फर्स्ट है। क्या है? यूनिट फर्स्ट। ये पूरा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। इस यूनिट फर्स्ट से कुल 30 नंबर का क्वेश्चन आना है। 30 अंकों के, 30 अंकों का ही 30 मार्क्स टोटल आना है। इस 30 मार्क्स में आपके एग्जाम में आपने थोड़ा सिलेबस वगैरह देखा होगा, तो हमारे यहाँ जो क्वेश्चन की वैरायटी वो किस प्रकार की है? 3 मार्कर है, 11 मार्कर है, सॉरी पहले 5 मार्कर ले लेते हैं। 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर। 3, 5, 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 3 नंबर के 2। 5 नंबर का आप मान लीजिए 2 और 11 नंबर का 1। ये संख्या हमेशा बढ़ भी सकती है। यहां पर आप हो सकता है कि आपको, ये क्या हो रहा है, यहां पर आपको हो सकता है कि 2 के साथ 3 भी देखने को मिल जाए। कितने देखने को मिल जाए? 3 भी देखने को मिल जाए। तो हो सकता है कि आपको 3 नंबर वाले को जो क्वेश्चन है 2 के साथ साथ 3 भी देखने को मिल जाए। बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जहां पर आपको 3 भी देखने को मिलेंगे। 5 मार्कर में आपको 2 देखने को मिलेंगे, 11 मार्कर में आपको 1 भी देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, मेरी पॉलिटी कंप्लीट है तो हर जी आपको तो छुट्टी मनाना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास बंद कर दीजिए, जाइए बढ़िया सोने दीजिए। जिनको पढ़ना है उनको तो पढ़ने दीजिए बेटा, आपकी पॉलिटी कंप्लीट है। भाई जिनकी नहीं है उनको तो पढ़ने दीजिए कम से कम। आइए मैं थोड़ा सिलेबस डिफाइन कर देता हूं कैसे हम पढ़ेंगे। मैं आपको तरीका बता दूंगा मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको, है ना, समझो। इस पूरी यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन आना है। पहला लाइन लिखिए, भारतीय संविधान का निर्माण। मेन से बस इतना लिखा है, भारतीय संविधान का निर्माण। विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन। थोड़ा सा सिलेबस को देखो, ये मेंस है। एक लाइन में क्या लिख दिया है? भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो हमसे बन जाएगा, पर आप इसमें देखिए, अब इस एक एक लाइन को हमें तोड़कर बहुत डिफाइन से पढ़ना है कि भारतीय संविधान का निर्माण मतलब पहला क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अभी तक किए गए संपूर्ण प्रयासों को समझाइए। तो फिर संपूर्ण संविधान सभा के बारे में लिखना है कि हमारे देश में अभी तक क्या क्या हुआ था। तो हमें बाल गंगाधर तिलक से लेकर कृषि मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, गांधी जी की रिपोर्ट, इन सब के बारे में, संविधान निर्माण के बारे में चर्चा करनी है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं का उल्लेख करिए। तो संविधान निर्माण की प्रक्रियाओं में कैबिनेट मिशन का क्या योगदान था, यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है।
संविधान निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण की क्या विशेषताएं हैं, हमारा संविधान की क्या विशेषताएं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बृहत संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, तो हमें पूरे एक एक वर्ड को डिफाइन करना है। मूल ढांचे के बारे में लिखा है। मूल ढांचा मतलब, अब मूल ढांचे से प्रश्न आ सकता है कि बताइए संविधान का मूल ढांचा क्या, डिफाइन करिए। अब मूल ढांचा से क्या पूछ रहा है, मूल ढांचा से यहां से पूछ रहा है कि भैया उद्देशिका को समझाइए, प्रस्तावना को समझाइए। तो आपको बताना होगा शंकरी प्रसाद मामला क्या है, गोलकनाथ मामला क्या है, 42वां संविधान संशोधन क्या है, 24वां संविधान संशोधन क्या है ना, मिर्वा मिल्स केस क्या है, केशवानंद भारती वर्सेस केस क्या है, मूल ढांचा क्या है, संविधान की प्रस्तावना भी याद होनी चाहिए। फिर लिख दिया प्रमुख संशोधन, 42वें संविधान संशोधन की उपयोगिता लिखिए, 44वें संविधान संशोधन की उपयोगिता लिखिए, जीएसटी 101 में बिल संविधान संशोधन की विशेषताएं लिखिए। यहां पर आपसे पूरा डिटेल से पूछा जाएगा। फिर क्या लिखा है, उद्देशिका, प्रीलिम्स, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जिन्होंने प्री में पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको वापस से पूरे मूल अधिकार पढ़ाएंगे कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो हमारे मूल अधिकार लिखे हैं, मूल अधिकार की क्या विशेषताएं हैं, मूल अधिकार की नकारात्मक भूमिकाएं लिखिए। देखो तैयारी करने का सबसे अच्छा एक तरीका है, आप किसी चीज के दो आयाम सोच लीजिए। जैसे लिखा है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन। पहला, मूल अधिकार क्या, मूल अधिकार की विशेषताओं को लिखिए, मूल अधिकार की निगेटिव चीजें लिखिए, और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर लिखिए। ये दोनों में अंतर आता है 11 नंबर में आ चुका है कि भैया मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। और एक क्वेश्चन हाइब्रिड लेवल का बन सकता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, क्या ये बड़ा है कि ये बड़ा है। डिबेट हो सकती है कि भैया ये बड़ा है कि ये बड़ा, बताइए। और सीधे सीधा 5 नंबर में आ सकता है कि मूल कर्तव्य क्या है, प्रमुख 11 मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करिए। तो जो आपने प्री में पढ़ा है उसको मेंस में लिखना है। संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका, इनके बारे में पूरा कंप्लीट करना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कार्यों के बारे में बताइए, हाई कोर्ट क्या है, केंद्र राज्य संबंध में वित्तीय राज्य संबंध क्या है, प्रशासनिक राज्य संबंध क्या है, इनके बारे में चर्चा करनी है। लोक अदालत क्या है, न्यायिक सक्रियता का वर्तमान में क्या महत्व है, जुडिशियल रिव्यू इस बार आया था 2020 में, जनहित याचिका क्या है, कैसे हम पीआईएल लगाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 3 नंबर में आ सकता है, पीआईएल की क्या महत्व है, क्या उपयोगिताएं हैं। तो ये सब चीजें हमें बहुत डिफाइन से चर्चा करनी है, मतलब कि हलवा नहीं है, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। और मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के ना। मेरा इस बार ये मत है आप लोगों को कि मैं आपको पूरे क्वेश्चन 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में ही लिखवाऊं। अब आप बताइए कि सर सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि ये क्वेश्चन 3 मार्कर में बन सकता है, 5 मार्कर में बन सकता है, 11 मार्कर में बन सकता है। एक होता है जैसे हम पहले पढ़ाते थे आपको कि पूरा कंटेंट लिखा हुआ है उसको रीड करना और उसमें बहुत सारी चीजों को पुट करना, या एक तरीका है कि हर क्वेश्चन को हम 3 मार्कर में लिखवा दें, 5 मार्कर में लिखवा दे, 11 मार्कर में लिखवा दे, या ये तरीका अच्छा रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो विद्यार्थी रिकॉर्डेड देखेंगे अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, मैं आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। कि हर जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान का निर्माण, ये क्वेश्चन 11 नंबर बनेगा, 11 नंबर में 5-6 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे कि संविधान निर्माण की क्या विशेषताएं हैं, संविधान निर्माण में कांग्रेस की क्या विशेषताएं थी, या भारतीय संविधान को हम कांग्रेसवादी संविधान भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, या वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। तो ऐसे निगेटिव पॉइंट जो है हम उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो क्या आप अपने सुझाव देना कि क्या सर सही रहेगा। और दोस्तों जो मेरे से पढ़े हैं उनको पता होगा कि सर जो पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बशर्ते आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा कि सर आपने जो लिखवा दिया है उसका रट्टा मारना है। मेरे बेटे जिसने रट लिया वो सेलेक्ट हो गया, जिसने रट लिया वो बन गया। बस एमपीपीएससी एक मात्र सूत्री कार्यक्रम है, रटना। मैंने आपको लिखवाया, आप घर गए कॉपी खोल के रट लिया। आपको वही रणनीति अपनानी है जो आप कभी 10वीं और 12वीं में अपनाते थे। बस एमपीपीएससी में 95% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके आंसर छपे छपाए होते हैं, मात्र 1-2% छोड़ दीजिए जिसमें थोड़ा एनालिटिक क्वेश्चन अप्रोच में पेपर नंबर 3 में पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरी चीजों को सीधा सीधा घर में जाके रट लिया, एग्जाम हॉल में छाप दिया, नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हो। कर पाओगे? मेरे साथ कितने लोग कर पाएंगे जल्दी से बता दो। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में देंगे और क्या करेंगे,
इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको भी प्रॉपर कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, है ना, टेंशन लेने की बात नहीं। इंग्लिश वाले, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रॉपर कंटेंट आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा। हिंदी मीडियम वालों को अलग मिलेगा 3, 5, 11, इंग्लिश वालों को 3, 5, 11 अलग मिलेगा। दूसरा रीजन है, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, जिसमें से क्लास चलती है 6 दिन, 5 दिन आपको पढ़ाया जाएगा और 1 दिन आपकी आंसर राइटिंग कराई जाएगी, है ना, कि लिखना कैसे है, डील कैसे करना है क्वेश्चनों को। पढ़ा तो सब देते हैं, लिखवाते ही नहीं है कोई। और दूसरा तरीका यह भी है, अगर आप, पर उससे क्या रहेगा, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ चिल्लाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ में ही कंटेंट दे दूं। पर मेरा मानना ऐसा था, अगर मेरे से कोई व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मैं तो सोच रहा था कि आपको 3 मार्कर लिखवाता बढ़िया, 5 मार्कर बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनवाता और 11 नंबर के प्रॉपर नोट्स बनवाता। पर उसमें एक इशू ये है कि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो फिर डबल मेहनत हो जाएगी, मैं क्लास में लिखवाऊंगा फिर पीडीएफ भी। तो एक काम करेंगे, पीडीएफ में ही कंटेंट टाइप करा देंगे, ठीक है। यहां पर पीडीएफ का रोल कॉल नहीं एमपीपीएससी मेंस में, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, इस बात को मान के चलिए। नोट्स अगर आप बनाना चाहते तो बनाते चलिए, पीडीएफ जो देते जाएंगे। अगर आप मेरी जो चीजें क्लास में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, वो मेरी क्लास में 90% चीजों को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, तभी तो दूसरों से आगे रहते हैं। भाई नोट्स में बना रहा हूं, हैंड रिटन आप बनाएंगे ना, तो जब आप अपने नोट्स में स्वयं लिखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद होंगी ना, तो आप 90% लोगों से आगे वैसे ही चल रहे हैं। क्योंकि 10% क्या है, लिखते हैं। 10% विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, 90% पीडीएफ रीड करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, 3, 5, 11 को ही फॉर्मेट करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन ना लें कि सर हम तो इंग्लिश वाले हैं, हमको दिक्कत आएगी क्या। आपको बिल्कुल दिक्कत ना आएगी। जो हिंदी वाले वर्ड है ना कठिन कठिन, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, प्रॉपर आपको ट्रांसलेशन मिलेगा बेहतर वाला, चिंता बिल्कुल ना करिए, ठीक है ना। आप थोड़ा हमारे साथ कंप्रो करिए, हम तो आपके साथ पूरा ही करने को तैयार हैं, ठीक। मैं चेक कैसे करूंगा, मैं चेक नहीं करूंगा। जैसे मान लो मैंने आपको टेस्ट दिया, अब उसका आपने आंसर लिख लिया। बेटा एक विद्यार्थी थोड़ा 4,500-5,000 विद्यार्थी मेन से बैठे हुए हैं। अब मैंने आपका टेस्ट लिया, उस टेस्ट का मैं आपको डिस्कशन बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको ऐसे लिखना है। अगर आपने उस प्रश्न का आंसर ऐसे ऐसे लिखा है तो मिला लेना कि सर हाँ हमने इस प्रकार लिखा है तो हमारा ये इतना नंबर मिल सकता है। बाकी जब आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स को निकाल लेंगे ना, फिर जब आपका मेंस होगा तो फिर आपकी कॉपी चेक की जाएगी। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4-5 हजार बच्चों की कॉपी चेक की जाए, 1-2 बच्चे नहीं है ना बेटा यहाँ पर, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा 3, 5, 11 नंबर में आएगा क्या। बेटा हम है ना पता करने वाले, बताने वाले, ठीक है। अब तुम स्वयं से कर लोगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा कि 3, 5 में क्या आएगा। वो हम बताएंगे कि 3, 5 में क्या आएगा, कैसे पढ़ना, कैसे डील करना है, ठीक है। और हम तो अधिकतम लेवल तक पढ़ाते हैं पॉलिटी को, अधिकतम जहां तक अप्रोच एमपीपीएससी 2-3 साल। देखिए ये आप पढ़ रहे हैं 2023 के लिए, पर जो बच्चा 2024 का एग्जाम देगा, जो बच्चा 2025 का एग्जाम देगा, 2026 का एग्जाम देगा, 27 का एग्जाम देगा, उसके लिए भी उसको कोई भी नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। एक बार ही ऐसे नोट्स बनवाते हैं हम, एक बार नोट्स बना लिए खत्म। 5 साल तक एमपीपीएससी यहीं से पूछेगा, चलने दो घर का, ठीक है। तो देखो मेरे कहने का तात्पर्य है कि 3, 5, 11 में जो देखो जन्नत की हकीकत आपको पता है क्या है कि अंततः आपको पेपर में 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में ही लिखने हैं। जब आपको 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर में ही लिखना है तो क्यों ना उसकी तैयारी 3, 5, 11 के आधार पर ही हम कर लें पहले से। हमको जो भविष्य में प्राप्त करना है उसकी नींव आज से ही हम उसी आधार में बनाए ना। हमको खेलना है वनडे, हम खेलना है टेस्ट, कैसे काम चलेगा। टेस्ट की बॉल अलग होगी, वनडे की बॉल अलग होगी, टेस्ट की अप्रोच अलग होगी, वनडे की बॉल अप्रोच अलग होगी। हमारी अप्रोच 3, 5, 11 की है तो क्यों हम ग्रंथ बनाए, क्यों हम 500 पेज का पहले खर्रा बनाए, फिर उस खर्रे से 3, 5, 11 को छांटे। मतलब 6 महीने तो हमने पॉलिटी पढ़ने में समय दिया, फिर उसको 6 महीने कन्वर्ट करने में समय दे रहे हैं, तो 1 साल तो हमने एक सब्जेक्ट को दे दिया, बाकी के सब्जेक्ट क्या होगा उसका। फिर आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं रहे हो। आप जिसने मेंस दोगे ना प्री निकलने को, जब 3 महीने रहेगा, 35 यूनिट पढ़ना है, फिर फोन लगाओगे सर बता दीजिए थोड़ा सा, आ जाए क्या आपकी शरण में। ये होता है हाल, क्योंकि आपको चीजें तब समझ में आती है ना कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, हम शॉर्ट में चीजें पढ़ें, हम शॉर्ट में चीजों को कंप्रेस करें। मैं 3, 5, 11 में भी आपको बोलूंगा शॉर्ट नोट्स बनाओ आप, है ना। और प्री का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर प्री का क्या, प्री का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों, क्योंकि प्री के फैक्चुअल डाटा बहुत काम है। जैसे लिखा है शिक्षा का अधिकार 2009, समझाइए, आ गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, समझाइए। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे ने प्री में पढ़ रखा है इसको बहुत डिटेल से कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया,
मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य। फैक्चुअल जो चीजें है ना आपको मेंस में काम आएंगी, ठीक है। आंसर के हिसाब से ऐसे ही पूरे यूनिट को पढ़ाया जाएगा आपको, एक बार आप पढ़ के तो देखिए, मजा आएगा आपको। यूनिट सेकंड में क्या लिखा है देखो भैया, आप समझो मेरी बात को। भारत का निर्वाचन आयोग, मेरे चच्चा सुनो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूनिट 10 में पढ़ के आए हो ना, शुभम सर आपको पढ़ाए थे, शुभम गुप्ता सर आपको पढ़ाए थे, जो प्री पढ़ के आए एक बार बताना। सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, पढ़ाए हो ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े जल्दी बताओ। अब देखो एमपीपीएससी 2020 का पेपर उठाना, 2020 का पेपर उठाना क्या रहेगा पेपर में, देखना निर्वाचन आयोग भी पूछ लिया है, सीएजी भी पूछ लिया है, नीति आयोग भी पूछ लिया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पूछ लिया, मतलब 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के यहीं से पूछ लिया है, 4 क्वेश्चन दाग दिया यहीं से। समझ रहे, अप्रोच समझिए। ये लाइन नहीं जुड़ी है, भारतीय राजनीति में जाति का योगदान क्या है, धर्म का, वर्ग का, निर्जाति का, भाषी लिंग की भूमिका क्या है। देखो हमारे समाज में लेफ्ट विंग होते हैं, राइट विंग होते हैं। लेफ्ट विंग राइट विंग समझते हो, कभी राजा को देखा होगा, तो जो राजा बैठता था तो उसकी तरफ एक तरफ उसके अनुयायी बैठते थे जो राजा का समर्थक करते थे, और एक तरफ उसके विपक्ष बैठते थे जो राजा का विरोध करते थे। कि राजा बोले कि मैं इस प्रकार कोई नियम बनाना चाहता हूं, तो एक तरफ वाले बोलेंगे हाँ बहुत सही है, और एक तरफ वाले विरोध करते थे। सर राजा का विरोध क्यों करते थे, राजा तो किसी को मार देगा। क्योंकि रहीमदास जी कह गए हैं, निंदक नीरे राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस शून। जब तक राजा की कोई निंदा नहीं करेगा तो राजा अपने कार्यों को अच्छा कैसा करेगा। तो हमें यही पढ़ना है कि हमारी भारतीय राजनीति में जाति का क्या योगदान है। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ जाति की लड़ाई मची हुई है, मैं इस जाति का हूं, जाति का हूं, मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। धर्म के नाम पे मुद्दा हो रहा है। आज भारतीय राजनीति पूरी धर्म के नाम पर केंद्रित हो गई है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है। इसका क्या योगदान है, इंटरव्यू का क्वेश्चन बनेगा। विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं जिनका समाज में योगदान है भी, जिनका समाज में योगदान नहीं भी है, जिनकी आकार बहुत बड़ा, जिनका आकार भी बहुत छोटा है। न जातिता, भाषी, लिंग, इनकी क्या योगदान है। आज हम कह रहे हैं अनुच्छेद 370 लागू हो गया है, जहां पहले समाज में केवल पुरुष और महिलाएं विवाह कर सकते थे, आज हमने कह दिया कि भैया लड़का लड़की विवाह कर ले, लड़का लड़का विवाह कर सकते हैं, लड़की लड़का तो कर ही सकते हैं। विवाह भाषा लिंग के आधार पर हम चीजों को देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, कौन कौन से राजनीतिक दल, जैसे आम आदमी पार्टी को हमने अभी वर्तमान में शामिल किया। कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल शामिल होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मतदान व्यवहार, इलेक्शन कमीशन। आज हम इलेक्शन वोट डालने जाते हैं, राहुल गांधी हमेशा चिल्लाते हैं, राहुल जी, कि मोदी जी ने जो ईवीएम उसके साथ छेड़छाड़ की, तो ईवीएम की क्या प्रामाणिकता है। मतदान व्यवहार क्या है, क्या मतदान व्यवहार वर्तमान लोकतंत्र को प्रासंगिक करता है कि नहीं करता। सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, इन जन आंदोलनों की क्या भूमिका थी। महात्मा गांधी जब जिस जन आंदोलन की बात कर रहे हैं उसका वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। अरे भैया आप आंदोलन देख रहे हो जहां पर एक विशेष वर्ग है ना, जो हमारे ओलंपिक के महान खिलाड़ी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, तो क्या वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है। राष्ट्रीय एकता अखंडता से जुड़े मुद्दे हमारे देश में लगातार, जब से देश आजाद हुआ, लगातार इस विषय पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। हमने बहुत सारी इंटेलिजेंस बना के रखी है, हमारी क्या अखंडता है। हमारे देश में नक्सलवाद है, हमारे देश के घर के अंदर नक्सलवाद पनप रहा है, बाहर आतंकवाद पनप रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रशिया यूक्रेन वॉर है। ये सबका हमारे देश के राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से क्या मुद्दा है। G20 सम्मेलन क्या, इसका क्या योगदान है हमारे भारत में। हमें टेक्निकल सोचना है। हाइब्रिड किताब तो ऑलमोस्ट बेसिक चीजें सभी पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा ट्रेडिशनल पढ़ना है। हमें ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों को भी शामिल करना है जो दूसरे ना लिखे हैं एग्जाम में। समझ में आ रही चीजें। तो इससे भी 30 नंबर का आपके आएगा। फिर भैया संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन, बेटा ये लाइन एमपीपीएससी को बड़ी प्रिय है, पता है, बहुत प्रिय है। जैसे राजा भोज का क्वेश्चन वो इतिहास में पूछता ही पूछता है हर साल कि राजा भोज की उपयोगिता का वर्णन करें। ऐसे ही क्वेश्चन 73वें और 74वां संविधान संशोधन से पूछता है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन की प्रासंगिकता लिखिए, 73वें 74वें संविधान संशोधन को समझाइए, 73वें 74वें संविधान संशोधन में 18 विषय 29 विषय समझाइए, 73वें 74वें संविधान संशोधन की नकारात्मक भूमिकाएं समझाइए। ये आना है। प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, उपभोक्ता फोरम क्या है, 2019 संशोधन हुआ, सूचना आयोग क्या है, महिला आयोग क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। ये पूरे आयोग आपने प्री में पढ़ रखे हैं, इसको मेंस में क्या पढ़ना है। इसकी 2 टॉपिक बन सकते हैं यहाँ से। महिला आयोग की उपयोगिता, महिला आयोग की उपयोगिता नहीं है, नकारात्मक भूमिका, तो हमें डायमेंशनल तरीके से चीजें यहाँ पे करेंगे। लोकतंत्र की क्या विशेषता है,
राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय लेने में भागीदारी, साथ ही सीबीओ क्या है, एनजीओ क्या है, एसजी क्या है, मीडिया की भूमिका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट एवं सोशल मीडिया क्या है। यहां से भी 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से ऑलमोस्ट 3 नंबर में, 5 नंबर में और 11 नंबर में हर एक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। जैसे 3 नंबर में आपको मैं लिखवाऊंगा 73वां संविधान संशोधन भी, 3 नंबर में आपको लिखवाऊंगा 74वां संविधान संशोधन भी, और 11 नंबर में क्वेश्चन बनेगा 73वें 74वें संविधान संशोधन की भूमिकाएं क्या है, दूसरा बनेगा विशेषताएं क्या है, तीसरा बनेगा इसकी आलोचना करिए, क्या करिए, आलोचना करिए। तो हमें ऐसी चीजों को पढ़ना है कि जो एग्जाम में आना है ना, हम सीधे उसको पहले से हमारा फॉर्मेट तैयार हो कि भैया हमको निष्कर्ष, ये बिंदु, ये हमारा अंत। फिर यहां पर विचारक लिखे, जैसे कौटिल्य। कौटिल्य का विचार क्या है? कौटिल्य ने भैया बहुत सारी थ्योरी दी, जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, है ना। इनकी बहुत सारी पुस्तक है, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की दोस्तों अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे राजा के सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, राजा के षटकों सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने कहा कि भैया जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके क्या विचार हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। प्रशासनिक अधिकारी को किस प्रकार समाज में रहते हुए भ्रष्टाचार करता है, तो भ्रष्टाचार को लेकर कौटिल्य के बहुत सारे विचार हैं। फिर हमें महात्मा गांधी का सर्वोदय सिद्धांत पढ़ना है। महात्मा गांधी की हमें ट्रस्टीशिप सिद्धांत पढ़ना है, जो 2020 में पूछा गया कि महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है, महात्मा गांधी का सर्वोदय कार्यक्रम क्या है। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्रात्मक विचार क्या है, गणतंत्रात्मक विचार क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, क्यों कहते हैं बिस्मार्क भैया भारत का। राम मनोहर लोहिया का चक्री सिद्धांत क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें, छुआछूत के लिए चलाए गए इनके प्रमुख आंदोलन कौन है। महार जाति पैदा होने के बावजूद भी भारत में इन्हें भारतीय संविधान का मनु अर्थात पितामह कहते हैं, क्यों कहते हैं, रीजन। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कुल 4 यूनिट मेरे पास हैं। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप जल्दबाजी पढ़ना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेंस है ना। एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक। दूसरा रीजन है कि मैं आपको मेंस पढ़ाऊंगा तो आपको एक चीज अलग देखने को मिलेगी। क्या? देखो, बहुत सारे लोगों को तो मेरी क्लास में 2 चीजें हमेशा कंपलसरी रहती है। एक तो रहती है कि आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन रट्टे होने चाहिए, मुंह जवानी कि क्या पूछा है पॉलिटी में। मतलब आपको 35 की 35 यूनिट दिमाग में खोखा के समान याद होनी चाहिए कि हाँ हमारे सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए पॉलिटी के। मैं कल आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या क्या आए थे। हम पढ़ने से पहले हम, खान सर बहुत अच्छी बात कहते हैं और बड़ी लाइन उनकी बहुत अच्छी हिट भी है कि मैं पेड़ काटने से पहले 10 घंटे अपनी तलवार की या कुल्हाड़ी की जो धार है ना उसको मजबूत करता हूं। एमपीपीएससी मेंस पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पहले देख लो कि भैया मेरी अप्रोच क्या होगी, हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि गलत दिशा में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे आप तैयार होते हो ना, तो आपकी तैयार होने के बाद आप दर्पण के सामने खड़े होते हो, शीशे के सामने खड़े होते हो कि मैं सुंदर हूं, कैसा दिख रहा हूं, मेरी जुल्फे कैसी है, लिपस्टिक सही लगी कि नहीं लगी, इसके देखने के लिए आप दर्पण शीशे का उपयोग करते हैं ना, मिरर का। तो वैसे ही अपनी तैयारी को जांचने का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा विशेष अनुभव है। और रेगुलर आंसर राइटिंग, भले ही 2 क्वेश्चन लिखो पर लिखो जरूर, रेगुलर लिखो। रेगुलर जो नए विद्यार्थी है ना, जो नए विद्यार्थी हैं वो रेगुलर लिखें। जिनको 2023 का पेपर देना ना बेटा, बिल्कुल लिखना चालू कर देना, रेगुलर लिखिए आप आंसर राइटिंग। जिन्हें 2024 का पेपर देना है, 2025 का देना है, आप रेगुलर 4-5 घंटे प्रैक्टिस करिए, ठीक। दूसरा, अब एक बात समझ लो, बहुत सारे बच्चे तो पढ़ तो लेते हैं पर आंसर राइटिंग नहीं पता। उत्तर लेखन, सबसे पहले हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं आपको अशुद्धियां नहीं करनी है। अशुद्धियां नहीं करनी, पहली बात। क्या करते हो, मात्रा, पाई, इन सब का आपका धज्जियां उड़ जाती हैं आपके, है ना। तो आपको अशुद्धियां नहीं करनी, कोशिश करिए। इसलिए मैं कहता हूं आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिए रेगुलर। दूसरा, जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारी कुछ अप्रोच होती है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, टिप्पणी लिखो। क्या लिखो, टिप्पणी लिखो। एक क्वेश्चन आता है कि विशेषताएं लिखो। क्या लिखो, विशेषताएं लिखो। एक क्वेश्चन आता है
आलोचना करो। एक क्वेश्चन आता है समालोचना करो। एक क्वेश्चन आता है मूल्यांकन करो। एक क्वेश्चन आता है अपनी राय व्यक्त करो। पेपर उठाकर देख लो, आपके पूरे पेपर में यही होगा। कोई क्वेश्चन पूछा होगा टिप्पणी लिखो, फिर कोई क्वेश्चन पूछा होगा विशेषताएं लिखो, फिर कोई क्वेश्चन पूछा होगा आलोचना लिखो। क्या करो? आलोचना करो। फिर कोई क्वेश्चन पूछा होगा समालोचना करो, फिर कोई क्वेश्चन पूछा होगा मूल्यांकन करो, फिर कोई क्वेश्चन पूछा होगा अपनी राय व्यक्त करो, फिर कहीं पूछा होगा समालोचना सिंहावलोकन करो। क्या करो? सिंहावलोकन करो। क्या करो? सिंहावलोकन करो। ये फॉर्मेट है पूरे पीसीएस में। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं। टिप्पणी लिखो, सिंहावलोकन करो, विशेषताएं लिखो, समालोचना करो, मूल्यांकन करो, अपनी राय लिखो। दोस्तों, हमारे एमपीपीएससी के बच्चों का हाल ये है कि वो सब क्वेश्चन को एक ही जैसे लिखाते हैं पेपर में। उनको टिप्पणी वैसे ही लिखना है, उनको सिंहावलोकन भी वैसे ही करना है, उन्हें विशेषताएं भी वैसे ही लिखना है, उन्हें आलोचना भी वैसे ही लिखना है, उनका मूल्यांकन भी वैसे ही करना है और अपनी राय भी वैसे ही लिखना है। उनकी दिक्कत नहीं है। उन्होंने जहां से पढ़ा है ना, उन्होंने उनको ऐसे ही पढ़ाया है कि सब एक ही होता है। कभी आपने समझा कि वो आपसे पूछ रहा है टिप्पणी लिखो, विशेषताएं लिखो, सिंहावलोकन करो, आलोचना करो, समालोचना करो, मूल्यांकन करो, ये क्यों लिखा है? कुछ तो राय होगा ना। अगर वो आपसे पूछा है सिंहावलोकन करो, तो क्यों बोल रहा है सिंहावलोकन करो? कभी पेपर देखा पीएससी का? कभी सिंह को देखा? सिंह ऐसे चलता है, नीचे को मुंडी हिलाते हुए, सामने नहीं देखता, नीचे देखता है। प्रश्न पूछा सिंहावलोकन करो, सिंह के जैसे अवलोकन करो, जो सिंह करता है। जब जो हिरण होती है, हिरण अपने आंखों को 270 डिग्री तक घुमा देती है अपनी मुंडी के द्वारा। वो थोड़ा सा पीछे नहीं देख पाती, बाकी 360 में 270 डिग्री तक वो अपनी मुंडी से देख सकती है, अपने आंखों से। और हिरण क्या करता है? 360 में जो 270 माइनस करने के बाद जो एंगल बचता है, उस एंगल से वो वार करता है। कहने का तात्पर्य है कि हिरण को पता है कि उसकी कमजोरी क्या है और सिंह को पता है कि उसकी ताकत क्या है। सिंहावलोकन का तात्पर्य है कि जब भी आप किसी प्रश्न का अवलोकन करेंगे तो उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या आलोचना है और उसमें आपका क्या सुझाव है, ये सभी चीजें एक प्रश्न में आप दोगे। इसको हम बोलते हैं सिंहावलोकन। समझ में आया? इस शेर चलता है कि सिंहावलोकन क्या है। दूसरा एक वर्ड लिखा है समालोचना करना। समालोचना मतलब क्या होता है? समालोचना में आंसर का जो रेशियो होता है ना, पैटर्न जो होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समालोचना, ये वर्ड लिखा है समालोचना करना, इसमें जो रेशियो है वो अलग रहता है। समालोचना में जो रेशियो चलता है वो 60-40 का होता है या 70-30 का होता है। मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी कभी नकारात्मक नहीं सोचता। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आया कि राजा भोज का समालोचना करिए, तो आप राजा भोज में क्या लिखोगे? राजा भोज के बारे में बताओगे, उनकी विशेषताएं बताओगे, उनके युद्धों के बारे में चर्चा करोगे और उनकी कमियों के साथ साथ उनकी अच्छाइयों का वर्णन करोगे। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं समालोचना करना। पहले बुराई करना, फिर उसकी अच्छाई कर देना। तो 60-40, 70-30 के रेशियो में ये इस आंसर के पैटर्न को हम लिखते हैं। आलोचना तो आपको पता ही है कि बुराई करना। तो आलोचना में भी हम क्या करते हैं? 80% हम बुराई करते हैं और 20% हम अच्छाई करते हैं। हम प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं ना, और प्रशासनिक अधिकारी हमेशा रेगिस्तान में पानी ढूंढने की कोशिश करता है। तो आलोचना में भी 80% आलोचना करेंगे, 20% हम उसकी तारीफ करेंगे। विशेषताएं मतलब उसकी विशेषताएं बताना, उसकी अच्छाइयां बताना है, नकारात्मक दोनों ही लिख देंगे इसमें। टिप्पणी लिखना है तो टिप्पणी लिख देंगे, विशेषता होती है। टिप्पणी जब हम लिखते हैं तो हालांकि जो आंसर फॉर्मेट चेंज हुआ तो उस आंसर फॉर्मेट में हम 3, 5, 11 को ही कंसीडर करते हुए चलते हैं। पर टिप्पणी लिखने की एक विशेषता ये होती है कि जब भी हम टिप्पणी लिखते हैं तो अगर आप टिप्पणी लिख रहे हैं तो उसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 3 लाइन लिखी, फिर उसके बाद आपने जब लाइन लिखी तो उसमें आप पैराग्राफ चेंज नहीं करोगे। तो पैराग्राफ का इसमें योगदान रहता है टिप्पणी में।
हालांकि इस टिप्पणी का भी योगदान भी पूरी तरह से खत्म हो गया अगर ये 5 नंबर पूछ लेते हैं। क्यों? शब्द ही नहीं है, 50 वर्ड लिखना है, आप कहाँ से टिप्पणी लिखोगे? टिप्पणी के लिए कम से कम 120 वर्ड चाहिए। पहले आप 100 वर्ड में लिख भी लेते थे, सिलेबस चेंज हुआ 2019 के बाद, नहीं लिख पाओगे। अब एक बात समझो जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये उनके लिए मैंने बता दिया जो बहुत गहराई से मेंस को जानना चाहते हैं, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करिएगा। अब अपने जीवन में एक बात आज से बांध लेना, अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, कितना? 3 मार्कर, तो कम से कम उसमें 3 पॉइंट तो होना ही होना चाहिए। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। कम से कम 4 पॉइंट लिख कर आए। सर पेपर वाला तो कहता है एमपीपीएससी की 10 शब्दों में लिखिए, लिख कर आना, 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर क्या? 1 नंबर मिलेगा अगर एमपीपीएससी की बात को मानना है तो क्या करना है? 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखना है। जब 5 मार्कर की बात होगी तो हमें कम से कम 6 पॉइंट लिखना है। हर पॉइंट 1 लाइन का होगा। कितने पॉइंट का होगा? हर पॉइंट 1 लाइन का यहां पर देखने को मिलेगा। 1 लाइन पॉइंट से ज्यादा, 1 लाइन से ज्यादा हमें दूसरा पॉइंट नहीं लिखना। तो हर, जैसे मान लो हमने लिखा 1 पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, मतलब ऐसे सीक्वेंस से चलना है हमें। यहां पर चीजों को ज्यादा ऐसा नहीं फैलाना कि 1 लाइन दूसरी लाइन में आ रही नीचे। और जब भी 11 मार्कर का क्वेश्चन होगा तो हमारी अप्रोच होगी कि हम यहां पर 15 पॉइंट लिखें। कितने पॉइंट लिखें? 15 पॉइंट। तो इस प्रकार 3, 5, 11 में हमारी ये अप्रोच मेंस में रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 15 पॉइंट नहीं बन पाते हैं कई बार, पर जिसमें बनेंगे तो उसमें हम बनाने की कोशिश भी करेंगे। हमें बनाना है और कोशिश यही रहेगी। देखो आज मैं आपको पूरा सब बता देता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, अगर आप नहीं जानते तो समझो। मैं आपको मेंस की कॉपी भी दिखा दूंगा एक दिन कि मेंस की कॉपी कैसे होती है। मेंस की कॉपी ऐसे होती है, ठीक है? ये मान लो मेंस का एक पेज है कॉपी का। अब आपको पता है ना कि क्वेश्चन यहां पे लिखा रहता है ऑलरेडी। जैसे मान लो आ गया आपको क्वेश्चन आया, महिला आयोग के कार्यों का वर्णन करें, वर्तमान में इनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रासंगिकता का वर्णन करें। अभी मान लो क्वेश्चन आया 11 नंबर में, ठीक? क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले एक फॉर्मेट समझा रहा हूं मैं आपको। उत्तर लिखा रहता है। कभी भी हम आंसर राइटिंग जब भी करते हैं हम कभी एरो नहीं लगाते, ठीक? इस बात को यार मैं आपको मेंस की ना 0 से लेकर अंत बता दूंगा कि क्या करना है। कभी भी आपको मेंस में एरो नहीं लगाना है। कभी भी अपनी मूर्खता का परिचय मत दीजिएगा। आप चित्र में लगा सकते हैं, जब आप चित्र बना रहे होते हैं, जब एरो वगैरह लगा सकते हैं, पर आंसर राइटिंग में आपको एरो नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है सर इसकी जगह? आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे। समझ में आ गया? ये बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं। अगर आपकी कॉपी 65 साल के किसी प्रोफेसर ने चेक कर दी तो वो इसी चीज में नंबर काटेगा। कॉपी में ऐसे लाइन खींची रहती हैं प्रॉपर। 24 लाइन होती है, 24 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है? 24 लाइन होती है, 24 ऐसे कुल 24 लाइन एक पेज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक? लास्ट वाली जो लाइन है, कुछ बुद्धिचंद क्या होते हैं, ऐसे आंसर लिखते हैं, लिखते लिखते पहुंचे और नीचे से ही महिला आयोग के कार्य। अब आपने क्या कर दिया? आपने कॉपी का उल्लंघन कर दिया, अर्थात आपने आंसर राइटिंग का उल्लंघन कर दिया। ये जो किनारे किनारे जो ब्लैक कलर की बॉर्डर खींची है ना, ये बॉर्डर नहीं है, इसको बोलते हैं हाशिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाशिया। हाशिया क्या होता है? एमपीपीएससी कहता है कि आपका उत्तर इस हाशिया में टच नहीं होना चाहिए कहीं भी। ये प्रोफॉर्मा है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। ये गलती करने से बचें। आपका आंसर कहीं भी इस हाशिया में टच नहीं होना चाहिए। इस हाशिया में किसी, अब कुछ लोग क्या करते हैं, उत्तर लिखते लिखते आंसर यहां पहुंचा दिए, ऐसे खींच दिए, आपने हाशिया के बाहर कर दिया आंसर को। अब चेकर क्या कर सकता है? इस पूरे पेज को ऐसे भी कर सकता है। खत्म हो गया गेम। 11 नंबर में आपको मिलेगा, काट ही दिया।
पहले ही लिखा है, कॉपी जैसे खोलोगे ना उसमें लिखा है कि कोई भी उत्तर लेखन हाशिया के बाहर नहीं जाना चाहिए, हाशिया के अंदर ही रहना चाहिए। तो पेपर में क्या है, ऐसे लाइनें खींची रहती है, कितनी, 24। ठीक, तो उसी में आपके क्वेश्चन है, उसी में आंसर है, जो भी आपको पहले लगे कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें समझते चलना है, हाशिया के अंदर लिखने की कोशिश करनी है। तो ये आपको इस प्रकार की आंसर राइटिंग वहां पे कॉपी में करने को मिलेगी। तो मान लो 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए, हम महिला आयोग का एक बहुत छोटा सा परिचय देंगे कि महिला अधिनियम कब आया, महिला अधिनियम की स्थापना कब हुई, इसके वर्तमान अध्यक्ष क्या है, और बस खत्म, इतना हमने दिया। 3 लाइन इसकी ले ली हमने, शुरुआत की। अब हम लिखेंगे इसके महत्वपूर्ण कार्य, 1 2 3 4, कुल मिलाकर कितने पॉइंट लिखेंगे, 15 पॉइंट लिखेंगे। और वर्तमान में निष्कर्ष क्या लिखेंगे, इसके किए गए बेहतर बेहतर कार्य, इसके द्वारा दिए गए क्या सुझाव। सुझाव कहां से मिलेंगे, सुझाव मिलेंगे भारत सरकार की रिपोर्ट से। जो भारत सरकार की जो रिपोर्ट होगी, और वो कहां मिलेगी सर, सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, केवल याद करना है। हम आपसे मेहनत नहीं करा रहे हैं, मेहनत हम स्वयं करेंगे, आपको केवल उस आंसर को याद कर लेना है। प्रैक्टिस के लिए कॉपी मिल जाएगी बिल्कुल। समझ में आ गया। तो ये चीजें हैं। तो आज हमने आपको बहुत बेसिक सी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो हमने आपको बताया वो जानकर आपको कैसा फील हुआ। एमपीपीएससी में आराम से हम पढ़ेंगे, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। कल हम सबसे पहले एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते चलेंगे एक साथ। पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो ना, वो मिल जाएगी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एक बार बोल दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ, जो कठिन जो टर्म होंगे ना उसको मैं क्लास में ही हिंदी में बता दिया करूंगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है। हालांकि मैं जब हिंदी में पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत शुद्ध हिंदी लिखवाता हूँ, क्लिष्ट हिंदी, मैं लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, याद रखिएगा, मेंस की आंसर राइटिंग में। इसलिए थोड़ा सा आपको लैंग्वेज टफ लग सकती है, क्योंकि वही लैंग्वेज जो आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। हम शब्दों का भी बहुत विशेष ध्यान रखते हैं आंसर राइटिंग कराते समय। डेली क्लासेस मेरी रहेगी रेगुलर, ठीक है। अभी तो 6 से 8 रहेगी, कुछ समय से चेंज हो जाएगा समय। हिंदी वाले सर की क्लास चालू हो गई है, हिंदी बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, 200 नंबर की हिंदी। एक बात समझ लो, पता है दोस्तों, हिंदी का पेपर होता है 200 नंबर का। एमपीपीएससी 2017 का पेपर हुआ, एमपीपीएससी 2018 का पेपर हुआ, ठीक है। 2017 और 18 का जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में एक बहुत चौंकाने वाली बात थी। क्या बात थी सर, कि 17 और 18 में जो टॉपर रहा वो इंग्लिश मीडियम के ही रहे। 17 में भी टॉपर इंग्लिश मीडियम का था और 18 में भी टॉपर हिंदी इंग्लिश मीडियम का था, हर्षल चौधरी। इस 17 और 18 के टॉपर में सबसे बड़ी बात पता क्या थी, कि इनके हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, हिंदी में। और आपको बताऊं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के जो नंबर थे वो इसमें ही कम थे। क्यों कम थे, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी ये सोचता है अरे हिंदी तो हमसे बनती है, और इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी क्या सोचता है, मुझसे इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं बनती, तो वो हिंदी रेगुलर पढ़ता है, रेगुलर। और जो रेगुलर पढ़ता है वही तो सेलेक्ट होता है, और जो कभी कभार पढ़ता है, कभी कभार दर्शन करता है, वही तो कम नंबर प्राप्त करता है। 999 रुपए वाला जो बैच है उसका वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, अब उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, ठीक है। 4-5 महीने की वैलिडिटी थी, इसकी वैलिडिटी रहेगी 18 महीने, जो आप लोगों ने कोर्स लिया है। तो यही आपका पूरा फाउंडेशन बैच चलेगा, प्री प्लस मेंस को टारगेट करके हम पढ़ाएंगे, ठीक। आपके कोई प्रश्न है तो आप बताइए, थोड़ा सा आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे पूरा, है ना।
मत निकलवाइए, धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन क्या पढ़ाएगा, ठीक है। सर हिंदी, देखिए सर की पहली क्लास थी ना हिंदी वाले सर की, तो धीरे धीरे समय तो दीजिए। आपने एक दिन पहले ही एक दिन क्लास में क्या बैठ गए, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि कौन कैसे पढ़ाता है। अरे थोड़ा समय तो दीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मेरी क्लास में आते थे धुरंधर प्री में, उनको पता कैसे कितने नंबर आए हैं, और जो शांत होकर बैठ के पढ़ते थे ना वही प्री निकला है उनका। तो पहले बैठ के पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करिए। एक टीचर यहाँ खान ग्लोबल स्टडीज में पढ़ा रहा है तो उसके अंदर कुछ तो योग्यता होगी, ऐसी तो कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा होगा, है। तो थोड़ा सम्मान करने की कोशिश करिए, कोई भी अगर आपको टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है तो। सर जिसने प्री प्लस मेंस का बैच लिया हुआ है उसमें ये क्लासेस क्यों नहीं रही? क्योंकि जिन्होंने प्री, मेघा जी, पुराना प्री प्लस मेंस का बैच लिया था उन सभी बच्चों को इस बैच में ट्रांसफर कर दिया गया है, इस बैच में ट्रांसफर कर दिया गया है, सभी प्री प्लस मेंस वाले बच्चों को इसमें ही ट्रांसफर कर दिया गया है। सर आपकी क्लास में आने से पहले क्या पढ़कर बैठूंगी जिससे कि आपकी क्लासेस समझ के आए? मेरी क्लास में आने से पहले आपको 2-3 चीजें पढ़ के रखनी है। पहला संयम, दूसरी सहनशीलता, तीसरा आज्ञाकारी, और चौथा अनुशासन। अगर आपने इन 4 चीज़ों को पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका मेंस कोई नहीं रोक सकेगा और आपको एमपीपीएससी में कोई भी फेल नहीं कर सकता, बशर्ते आपने इन 4 चीज़ों का पालन कर लिया। बता तो दिया मेंस में लाइन होती है, बताया तो 24 लाइन होती है। कितनी बार बताऊं इस लाइन को कि 24 लाइन होती है कॉपी में? ये एमपीपीएससी है, यूपीएससी नहीं है। जिनका प्री 2022 हो गया मेंस पढ़े, और क्या करेंगे, ठीक है। जिनका प्री हो चुका है मेंस पढ़े। ट्रांसफर हो गई पूनम जी, सभी का ट्रांसफर हो गया है। बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे चालू होंगे, है ना, ठीक है। कमेंट करिए, जो लॉजिकल कमेंट हो मैं उसके ही आंसर देता हूँ, मैं फालतू कमेंट के आंसर देता नहीं। आज मैं पहली क्लास इसलिए आपकी कमेंट सुन रहा हूँ, कल से हम पढ़ाने पर इतने बिजी हो जाएंगे कि वैसे भी इतने सारे कमेंटों को सुनने का ध्यान है ही नहीं, है ना, क्योंकि पढ़ाएं कि कमेंट पर ध्यान दें, ठीक है। हाँ एवरेज स्टूडेंट है, देखिए होनहार का कभी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कभी कछुए खरगोश की रेस में हमेशा खरगोश ही जीता, कि कछुआ जीता, कछुआ जीता ना, खरगोश नहीं जीता। खरगोश के अंदर यह है था कि मैं तेज चल लूंगा, है ना। कभी ऊंट, और यहां पर देखिए यहां पर घोड़ों की आवश्यकता नहीं, एमपीपीएससी ऊंटों के लिए है। ऊंट, ऊंट के मालिक को पता होता है कि सामान लाद दो और ये पहुंच जाएगा अपने स्थान पर। और घोड़ा क्या होता है, रास्ते से पीछे जाता है, जाना उसको ऐसे तो ऐसे जाएगा वो। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है क्लास में उतना विश्वास करके हर टीचर पर रेगुलर पढ़ते जाइए, रेगुलर याद करते चलिए। अभी देखिए 4-5 क्लासेस जैसे ही मेंस की क्लासेस चालू होंगी ना, आपकी भी स्थिति समझ में आएगी आप लोगों को ना। जब 5 क्लासेस 2-2 घंटे की रहेंगी, कुल मिला के 10 घंटे क्लासेस चलेंगी, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। और जैसे ही आपका प्री का नोटिफिकेशन आएगा टोटल मेंस हम बंद कर देंगे, पूरा फोकस करेंगे प्रीलिम्स पर, ठीक है, चिंता मत करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, धन्यवाद।